हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये वीडियो क्लास 12 के लिए इकोनॉमिक्स के बुक सेमेस्टर बुक से बनाई गई है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुओं में अंतर। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और समझ में भी ज़रूर आएगा। एंड कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को आप एंड तक देख सकें। ठीक है, तो चलिए हम अपनी वीडियो पर आते हैं और बढ़ते हैं हमारे अपनी वीडियो पर। हमारे जो डिस्कशन का जो टॉपिक है, तो हम देखेंगे सबसे पहला जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि यानी कि यहाँ पर हमें क्या है, डिफरेंस बताना है कि किस तरीके से उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तुओं में डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, तो हम उपभोग वस्तुओं पर पहले आते हैं और उपभोग वस्तुओं पर देखते हैं क्या कि देखिए हमारा है पहला उपभोग वस्तु का फर्स्ट पॉइंट। उपभोग वस्तु का फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि उपभोग वस्तुएं मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि करती हैं। यानी कि उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो मनुष्य को क्या है, एकदम डायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। यानी कि ये ऐसी वस्तु होती है जिनका आप उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं और अपना सेटिस्फैक्शन आप वहाँ पर ले लेते हैं। यानी कि अगर एक एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, तो जैसे कि मान लेते हैं अगर आपको एक पेन की अभी ज़रूरत है, अगर आप पेन ख़रीदना चाहते हैं तो आप मार्केट में गए, शॉप से पेन ख़रीदा, तो वहाँ पर क्या है, पेन ना लेने से, पेन को जब आपने नहीं ख़रीदा था तब आपको पेन की ज़रूरत थी, यानी कि वहाँ पर आपको पेन का सेटिस्फेक्शन चाहिए था। ठीक है, तब आपने क्या किया कि मार्केट में जाकर शॉप से पेन ख़रीद लिया और जब आपने उसका यूज़ किया तो जो पेन का जो सेटिस्फेक्शन आपको चाहिए तो वो वहाँ पर ख़त्म हो गया। यानी कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो चीज़ आपकी एकदम ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर क्या है कि आप उससे संतुष्ट हो गए। यानी कि पेन का काम आपको लिखने के लिए चाहिए था, जिसके लिए लिखने के लिए आप पेन मार्केट से ख़रीद कर लेकर आए और अब आप उसका क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस वस्तु ने डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष तरीके से, ठीक है, इस वस्तु ने खुद स्वयं आपको असंतुष्ट किया है। ठीक है, तो यानी कि यही बात कही जा रही है यहाँ पर कि उपभोग वस्तुएं मानवीय आवश्यकताओं की यानी मनुष्य की आवश्यकताओं को इस तरीके से पूर्ति करती हैं कि वो प्रत्यक्ष रूप से क्या है, उससे संतुष्ट हो जाता है। ठीक है, तो होप कि फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आया होगा कि उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को क्या है, प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। ठीक है, लेकिन इसके अपोजिट अगर हम पूंजीगत वस्तु में चलते हैं तो पूंजीगत वस्तु में देखते हैं क्या कि देखिए पूंजीगत वस्तुएं मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि नहीं करती है, यानी कि ये डायरेक्टली किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं देती हैं। ठीक है, ये वस्तुएं उत्पादकों द्वारा अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपयोग की जाती हैं। यानी कि पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं मतलब ये ऐसी वस्तु हैं जिनका क्या कहते हैं कि इनका जो इस्तेमाल है उत्पादकों द्वारा किसी अदर चीज़ के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम बहुत बड़ी बड़ी मशीनों को ही ले लेते हैं जो प्लास्टिक्स के सामान बनाती हैं। ठीक है, तो आप प्लास्टिक का सामान खरीदते हैं, उससे संतुष्ट हो जाते हैं, तो वो तो आपका प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट हो गया। तो जब उस वस्तु ने खुद आपको संतुष्ट किया तो वो तो आपकी उपभोग वस्तु हो जाएगी जिसका आप खुद स्वयं उपभोग कर रहे हैं। लेकिन उस प्लास्टिक के सामान बनाने वाली उस मशीन का उपभोग तो आप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उस मशीन का उपभोग आप प्रत्यक्ष तरीके से स्वयं उस खुद जाकर उस मशीन का उपभोग नहीं कर रहे हैं। उसका इस्तेमाल कौन है, उत्पादक कर रहे हैं। उसके ज़रिए आपको संतुष्ट करने वाली चीज़ों का उत्पादन वो कर रहे हैं जो कि आपको प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। तो यहाँ पर जो वो मशीन होगी, ठीक है, जो मशीन यहाँ पर होगी वो मशीन आपकी कहलाएगी क्या, पूंजीगत वस्तु। क्योंकि आपको पता है कि पूंजीगत वस्तु यानी कि आप यहाँ कह दीजिए जिसका प्राइस जो है काफ़ी हाई लेवल का होता है। और आप जानते हैं किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए अगर आप कोई भी मशीन ख़रीदते हैं तो उसका जो प्राइस होता है काफ़ी हाई लेवल का प्राइस होता है। ठीक है, तो इसीलिए इनको पूंजीगत वस्तु कहा जाता है जो सालों साल मतलब प्रोडक्शन के काम में लगी रहती है और सालों साल आपको क्या है वस्तुओं के प्रोडक्शन के द्वारा आपको प्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्टली संतुष्टि देती है। ठीक है, अप्रत्यक्ष तरीके से। लेकिन उसके द्वारा जो उत्पादित जो वस्तुएं होती हैं वो वस्तु क्या होती हैं, आपके लिए प्रत्यक्ष रूप से सेटिस्फेक्शन देती हैं, इसलिए वो उपभोग वस्तु होती हैं।
ठीक है, तो होप कि ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। यानी कि अगर वस्तु का उपभोग आप खुद कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया आपके लिए उपभोग वस्तु। लेकिन वो वस्तु जिस मशीन के द्वारा बन के आई है, जिस चीज़ के द्वारा उसका प्रोडक्शन हुआ है, वो चीज़ भी आपको संतुष्ट करती है, लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से, ठीक है। यानी कि वहाँ पर आपको पता भी नहीं चलता और आप उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अपने सेकंड पॉइंट पर आते हैं। उपभोग वस्तु का सेकंड पॉइंट देखिए क्या कहता है कि ये वस्तुएं खरीदने पर परिवारों द्वारा उपभोग की जाती है। यानी कि जो उपभोग वस्तुएं होती हैं उनका इस्तेमाल और उनका उपभोग कौन करते हैं? परिवार क्षेत्र करते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि उत्पादक जो यानी कि उत्पादन करते हैं वो मतलब उपभोग नहीं करते हैं, उनको भी उपभोग की आवश्यकता होती है और वो भी उपभोग करते हैं, लेकिन अपना जो क्राइटेरिया रखते हैं वो परिवार क्षेत्र की हैसियत से क्या करते हैं? उपभोग करते हैं, ठीक है। यानी कि आप ये ज़रूर जानते होंगे कि जितने भी उत्पादक हैं वो भी किसी न किसी परिवार क्षेत्र से ही निकलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो एक परिवार क्षेत्र के रूप में उत्पादक भी क्या करता है? उपभोग करता है, ठीक। तो यहाँ पर उपभोग वस्तुओं का खरीदने मतलब जो भी उपभोग वस्तुओं को खरीद रहा है तो उसका उपभोग कौन करेगा? परिवार क्षेत्र करेगा, ठीक है। अब परिवार क्षेत्र में आपका ये क्या है? बाकी सारे मेंबर्स और आपका उत्पादक भी आते हैं, ठीक है। यानी कि उपभोक्ता, एक उत्पादक उपभोक्ता भी होता है। मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि किस तरीके से वो परिवार की हैसियत से क्या करता है? उपभोग करता है, ठीक है। आगे देखिए, अगर हम चलते हैं पूंजीगत, इसका अपोजिट पूंजीगत पे चलते हैं और हमारा सेकंड पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या कहा जाता है। ये वस्तुएं परिवारों द्वारा उपभोग नहीं की जाती। यानी कि यहाँ पर आप पूंजीगत वस्तुओं का जाहिर से एक बार उदाहरण लेते हैं तो भूमि और मशीन्स का ले सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ज़मीन और मशीनों का यूज़ तो परिवार क्षेत्र नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि परिवार से मान लेते हैं अगर उनको पेन का ज़रूरत है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पहले मशीन लेके आएंगे, उसके लिए ज़मीन खोजेंगे, ज़मीन पर मशीन को लगाएंगे, देन उसके बाद वो वहाँ पर प्लास्टिक का मतलब जो पेन जितना भी उसका मटेरियल होगा उसके बाद उसका प्रोडक्शन करेंगे, देन वो उस पेन का यूज़ करेंगे। नहीं, ये सारा प्रोडक्शन का जितना भी काम होगा कौन करेगा? उत्पादक करेगा, ठीक है। तो यहाँ जो उत्पादन की जब भी बात आएगी तो उत्पादन कौन करता है? उत्पादक करता है। तो यानी कि पूंजीगत वस्तुओं का इस्तेमाल भी कौन करेगा? उत्पादक ही करेगा, परिवार क्षेत्र तो नहीं करेगा, ठीक है। इसके बजाय ये उत्पादकों द्वारा अधिक उत्पादन करने के लिए उपयोग की जाती है। यानी कि ये परिवार क्षेत्र इसका इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि कौन करती है? उत्पादक क्षेत्र करते हैं, ताकि वो क्या करते? प्रोडक्शन में तेज़ी ला सके, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है उपभोग वस्तु का, ठीक है। उपभोग वस्तुओं पर किए गए व्यय को उपभोग व्यय कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर जितनी भी उपभोग की वस्तुएं हैं, ठीक है, उन पर जितना भी खर्चा हो रहा है वो किसके अंडर में काउंट किया जाएगा? उपभोग व्यय। यानी कि आप उपभोग वस्तुओं पर जितना खर्चा कर रहे हैं उसको उपभोग व्यय में शामिल किया जाता है, ठीक है। ठीक इसके अपोजिट अगर पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय किया जाता, तो पूंजीगत वस्तुओं की अगर बात करते हैं तो पूंजीगत वस्तुओं पर किए गए व्यय को निवेश व्यय कहा जाता है। निवेश व्यय, अब देखिए निवेश का मतलब आप जानते हैं इन्वेस्ट कहते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूंजीगत वस्तुएं यानी कि ज़मीन हो तब, ठीक है, किसी का श्रम हो तब, मजदूरी या फिर मशीन्स की ही बात लेते हैं, तो उनमें जब कोई भी इंसान पैसा लगाता है, कोई उत्पादक जब पैसा लगाता है तो इसका मतलब वो क्या है? वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है ताकि उसका बिज़नेस और आगे बढ़े और भी बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन उसके मशीन्स के द्वारा किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करने का जो मोटिव होता है वो होता है ताकि वहाँ पर प्रोडक्शन का काम जो है काफ़ी अच्छे से, काफ़ी तेज़ी से हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि पूंजीगत वस्तुओं पर करने वाले खर्च को हम क्या कहते हैं? निवेश व्यय कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे हमारा फोर्थ पॉइंट आता है जो लास्ट हमें डिफाइन करना है। देखिए, उपभोग वस्तुओं के अधिक उत्पादन के कारण लोगों का उच्च स्तर कल्याण होता है। यानी कि उपभोग वस्तुओं का जितना ज़्यादा उत्पादन होगा, उपभोग वस्तुओं का जितना ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा वो क्या होगा? लोगों के लिए काफ़ी कल्याणकारी होगा। यानी कि कैसे कह सकते हैं इसको, इसकी मान लेते हैं पहले एक परिवार क्षेत्र का एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर वो एक फ़ैन का यूज़ कर रही है तो उसने बाद में क्या किया? कूलर का यूज़ शुरू किया। क्यों? क्योंकि
कूलर का प्रोडक्शन मार्केट में हुआ है तब तो परिवार क्षेत्र के पास वो कूलर पहुंचा है, ठीक है, जिसका उपभोग परिवार क्षेत्र कर रहे हैं। देन जब कूलर का उपयोग वो कर रहे थे तभी मार्केट में क्या हुआ, एसी का प्रोडक्शन चालू हो गया, तो एसी की पहुंच भी क्या है, परिवार क्षेत्रों तक मतलब पहुंच गई। तो यहाँ कहने वाली बात क्या है कि धीरे धीरे जो है उनका कल्याण हो रहा है, यानी कि जो स्पीड पंखे की थी हवा की, ठीक है, वो कम थी, फिर उससे ज़्यादा हाई लेवल पर कौन आ गया, कूलर आ गया, जिसका स्पीड पंखे के मुकाबले तेज़ था, जो कि क्या है परिवार क्षेत्र को पंखे के मुकाबले ज़्यादा सेटिस्फैक्ट करता है, ठीक है। देन कूलर के मुकाबले अब क्या आ गया, एसी आ गया, जो अब पंखे और कूलर दोनों के मुकाबले क्या है, दोनों को टक्कर देता है, ठीक है। तो इससे क्या है कि धीरे धीरे यानी कि उपभोग वस्तुओं का जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना परिवार क्षेत्र तक पहुँचेंगी, उनसे क्या होगा, समाज में कल्याण होगा, ठीक है। यह उनके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं, यानी कि यहाँ पर उनके गुणात्मक वृद्धि को दर्शाती है कि किस तरीके से पहले वो किस क्वालिफ़िकेशन वाली चीज़ों को यूज़ कर रहे थे और अब क्या है मार्केट में नई नई क्वालिफ़िकेशंस वाली चीज़ों को आने पर वो नए नए क्वालिफ़िकेशंस की वस्तुओं का, उपभोग वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसके अपोजिट पूंजीगत वस्तुओं पर। तो पूंजीगत वस्तुओं की अगर इसका अपोजिट बात की जाए तो पूंजीगत वस्तुओं के अधिक उत्पादन के कारण अर्थव्यवस्था में क्षमता अधिक होती है, उत्पादन की क्षमता अधिक होती है, यानी कि पूंजीगत वस्तुओं का जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है तो उससे क्या होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन की क्षमता होती है यानी प्रोडक्शन करने की जो तेज़ी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जब अगर पूंजीगत वस्तुओं का जितना ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि उत्पादन यानी हमारी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन अभी मान लेते हैं कि 50% हो रही होती है तो नई नई क्वालिफ़िकेशंस वाली पूंजीगत वस्तुओं के प्रोडक्शन से क्या होगा कि यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि यहाँ पर पूंजीगत वस्तुओं की क्वालिफ़िकेशंस बढ़ने के साथ साथ यहाँ प्रोडक्शंस की स्पीड भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इससे हमारे अर्थव्यवस्था का कल्याण होगा, ठीक है। ये सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि की रीढ़ की हड्डी अर्थात आधार कही जाती है, यानी कि पूंजीगत वस्तुओं को जीडीपी का क्या रीढ़ की हड्डी या आधार कहा जाता है, ठीक है। तो होप कि इन उपभोग वस्तुओं पूंजीगत वस्तुओं में आपको अंतर समझ आ गया होगा, लेकिन साथ ही हम यहाँ पर एक नोट हम लोगों को दिया गया है तो हम इस चीज़ को भी पढ़ना ज़रूरी समझेंगे कि देखिए नोट में क्या कहा जा रहा है कि उपभोग वस्तुएं तथा पूंजीगत वस्तुएं दोनों में एक सामान्य विशेषता है। अब वो क्या है कि ये दोनों क्या है, अंतिम वस्तुएं। उपभोग वस्तुएं भी एक अंतिम वस्तु हैं, ठीक है, और पूंजीगत वस्तु भी एक अंतिम वस्तु है, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो है अंतिम वस्तु का होना, और यही इन दोनों का जो प्राइस होता है वो हम अपने क्या नेशनल इनकम में इन दोनों के प्राइस को हम ऐड करते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों के दोनों हिस्से को क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। तो ये हमारे लिए यहाँ पर कॉमन फैक्ट जो नोट करने लायक था, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। देन होप कि आपकी वीडियो ज़रूर समझ आई होगी। थैंक यू।